What would be your answer? But what we are going to study in this chapter? बताइए मुझे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग को? सर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स. और कोई बच्चा मुझे बोलेगा? What we are going to study in this chapter? Classification of elements. Classification of elements. We are going to study classification of elements. तो चैप्टर का नाम हो गया ना, तो हम लोग को पढ़ना क्या है ये बताओ. एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से अपने अपने एफर्ट्स लगाए in order to arrange the element in such a group that the element with similar chemical properties fall in the same vertical column. यानी जो एलिमेंट्स हैं और जिनके मैं बोलूंगा कि सेम वर्टिकल कॉलम्स में आए, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, यानी those element that are going to have if I simply say that those element that are going to have the same chemical properties, they should fall in the same vertical column, and those which are not जिनकी chemical properties different है वो different group में गए. ये एफर्ट है इस चैप्टर में कि किस किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स थे उनको किस तरह से मेहनत की और उसके बाद किस तरह से उनको अरेंज किया इन ऑर्डर टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? समझ आया? गॉट सर. ओके. तो 18th सेंचुरी से पहले तक कुछ ही एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है. तो उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, मतलब अरेंज करने के लिए 30 एलिमेंट से भी कम थे, और उनको इंडिविजुअली याद करना केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन एलिमेंट्स की तो साइंटिस्ट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था. सो वो याद रख सकते थे कि इस एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट का मास इतना है, ये सब वो सब करके. लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज आगे होती चली गई, उसके बाद साइंटिस्ट को लगा कि इनको हम लोग जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, तो उसको फाइंड आउट करने की बहुत मेहनत की गई. अब हुआ क्या है कि डॉबरराइनर एक साइंटिस्ट थे या केमिस्ट समझ लो, जिन्होंने सबसे पहले ये अटेम्प्ट किया. डॉबरराइनर वाज द फर्स्ट वन हु सेड दैट व्हेन, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही वो एफर्ट लगाए कि किस तरह से हम लोग किसी एक एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? समझ आया आपको? गॉट इट? तो डॉबरराइनर ने क्या किया इससे पहले, मतलब एलिमेंट्स तो बहुत एंशिएंट टाइम से थे, और एलिमेंट्स क्या होते हैं तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस या वो सब्सटेंस है जिसके पास सेम तरह के एटम्स हो, यानी एलिमेंट्स दैट हैव दोस सब्सटेंस दैट आर गोइंग टू हैव द सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. जैसे आयरन के पास, कॉपर के पास, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स हैं. दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है. सो इस तरह के जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स है, और डिफरेंट तरह के एटम्स पर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं. यानी बोलेंगे तो मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. तो सबसे पहले जो एंशिएंट टाइम्स में जो एलिमेंट्स नोन था सबसे पहले, दैट वाज दी कॉपर. कॉपर को बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था, और मतलब बहुत पहले निकाल लिया गया था, जिसको हम लोग वेपन्स बनाने के लिए यूज करते थे. लेकिन वो एक्चुअली में रिटन तौर पे नहीं था. ये कॉपर है, ये एक एलिमेंट है, समझ लिया बस कि एक एलिमेंट है, हाँ, मतलब कोई ऐसा रिटर्न डिस्कवरी नहीं. तो एंशिएंट टाइम का जो पहले से नोन एलिमेंट था वो कॉपर होता है, लेकिन लिखित रूप में सबसे पहला डिस्कवर्ड एलिमेंट है फास्फोरस. समझ आया? द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज डिस्कवर्ड वाज, कौन सा है बोलो? फास्फोरस. गॉट इट? समझ आया बेटा? यस सर. तो फास्फोरस वाज द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज डिस्कवर्ड एंशिएंट, मतलब सबसे पहले फास्फोरस को ही डिस्कवर्ड किया गया था. उसके बाद, और कहां से डिस्कवर किया गया था? यूरिन से. फास्फोरस वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरिन. कहां से डिस्कवर किया गया था फास्फोरस? फास्फोरस वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरिन. यूरिन से. ऐसा था कि तुम्हें पता होगा इधर, यूरिन जो होता है जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी में वाटर की, बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी होती है, येलोइश कलर का कुछ सब्सटेंस होता है, तो वो फास्फोरस होता है. एक्चुअल में होता क्या है कि साइंटिस्ट ने उसने सोचा कि ये इसमें हो सकता है कि गोल्ड हो, और उसने सोचा कि हो सकता है कि इसके अंदर गोल्ड हो, सॉलिड हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो गोल्ड के चक्कर में उसने पूरे दुनिया भर के मतलब लोगों से बोला कि अपने अपने यूरिन को मतलब इधर दे, और मतलब वो कलेक्ट करेगा, सबको वेपराइज करा उसने,
और उसके बाद जो सब्सटेंस उसको मिला दैट वाज फास्फोरस, दैट वाज नॉट गोल्ड, दैट वाज फास्फोरस। गॉट माय पॉइंट? समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. तो फास्फोरस वाज पहला एलिमेंट था जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो 18 सेंचुरी तक 30 एलिमेंट्स वर नोन, और वो बहुत इजी थे, उनको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो साइंटिस्ट उनकी प्रॉपर्टीज को सेपरेटली याद कर लिया करते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, सो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास है सबसे पहले कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, या पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो हम बोलेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दैट द एलिमेंट्स, दैट द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, इस तरह से हम लोग उनको अरेंज करें कि जो एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में डाल दें, और जो डिसिमिलर वाले उनको उस वाले ग्रुप से अलग कर दें। ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। समझ आया? गॉट माय पॉइंट? यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड? तो चलो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो उसका जवाब लिखते हैं व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बेटा बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये, फ्री के मार्क्स है इसमें, एकदम कोई ऐसा वो नहीं है, एकदम बढ़िया चैप्टर है, तो इसको जरा ध्यान समझिएगा। सो व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? सो हम बोलेंगे द प्रोसेस, या प्रोसेस बोल दो, द अरेंजमेंट बोल दो, द अरेंजमेंट of all the known element in a manner इस तरह से such that the element having same chemical properties should lie in the same group while the dissimilar are separated। समझ आया बेटा? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? बोलिए मेरा बच्चा, जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट से। आया? क्या होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? यू अंडरस्टूड? बोलिए। जी सर। यस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी में आते हैं। सबसे पहले थे हमारे पास डॉबर-राइनर वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहले ये काम किया। डॉबर-राइनर ने क्या कहा, स्टेटमेंट सुनना पहले ध्यान से। उन्होंने सारे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज नहीं किया। सबसे पहले तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि शायद उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, सॉरी एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया। नहीं, उन्होंने क्या किया, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कोई भी 3 एलिमेंट्स को उन्होंने ले लिया और उन्होंने बोला कि कोई भी 3 ग्रुप ऑफ 3 लो, 3 एलिमेंट्स। मैं दिख रहा हूं ना सबको? ओके, सो कोई भी 3 एलिमेंट्स लीजिए इस तरह से कि जो पहला एलिमेंट है और जो लास्ट वाला एलिमेंट, या पहला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा, एवरेज मास मतलब इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, वो तीसरे वाले के अप्रोक्सीमेट मास के बराबर हो। यानी कि आप 3 एलिमेंट ऐसे ढूंढिए जिसमें पहले वाले का मास और लास्ट वाले का मास, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो बीच वाले के मास के बराबर हो जाए। अगर इस तरह का अरेंजमेंट आपने कर लिया तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। गॉट माय पॉइंट? समझ आया आपको? गॉट इट बेटा? समझ आया? यस सर। बोलिए क्या कहा उसने, जरा मुझे समझाने की कोशिश करो। क्या कहा उसने? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, फिर मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो ध्यान से सुनना। व्हाट ही डिड, ही टेक द 3 एलिमेंट, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, उसने इसको बोला ट्राइड्स, है ना। और इस तरह से ट्राइड्स की क्या खास बात थी कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, मीन भी बोल सकते हो, एवरेज भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो बोलो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द mass of the average mass of the first and the last element is equal to the approximately equal to the mass of the middle element। ठीक है, इस तरह से अगर होगा then they are going to have the same chemical properties। यहाँ पर मैंने लिखा भी है when elements are arranged in a group of 3, एक ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज कर दिया जाए
सच दैट, इस तरह से द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यानी बीच वाले का मास जो होगा इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट, यानी बीच वाले का जो मास होगा वो ऊपर के दो एलिमेंट्स के अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज के बराबर होगा। देन अगर ऐसा हुआ देन दे आर गोइंग टू हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया? समझ आया? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हमने मान लिया। लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है 39, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 46 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 23, तो वो सोडियम के मास के बराबर हो गया। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम उसका ट्राइड हो गया, और हमने एक्सपेरिमेंटली देखा भी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की अप्रोक्सीमेटली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। गॉट इट? समझ आया? तनिष्का गॉट इट? तनिष्का कहाँ है? तनिष्का, डियर स्टूडेंट्स बताइए, सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बासिल यू गॉट इट? गॉट इट? समझ आया सबको? ओके चलिए, तो ये उसने बोला कि अरेंजमेंट, ठीक है। अब जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ट्राइड हो गया उसका, दूसरा ट्राइड उसने बनाया किसका? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। कैल्शियम का मास होता है 40, बैरियम का मास होता है 137 और स्ट्रोंशियम का मास इन दोनों के लगभग एवरेज मास के बराबर होता है, ठीक है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम आ गया इस ग्रुप के अंदर। इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया इस ग्रुप में अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली ये चल रहा था, ठीक है। कैल्शियम का मास, क्लोरीन का मास और उसका मास के बराबर ये हमारे पास आ गया था इस तरह से एवरेज। सो इस तरह से कुछ एवरेजेस मास बन रहे थे, और एवरेजेस मास को करने के बाद एक मिनट यहाँ पर ना ये 40 इज कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम इज ना, बैरियम इज 137 इज बेरिलियम। ओके, बैरियम का मास 137, बैरियम का मास, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, ये तीन हमारे पास आ रहे थे और इनका मासेस जो था वो एवरेज के बराबर आ रहा था। गॉट माय पॉइंट? समझ आया? तो उसने कितने ट्राइड दिए? लगभग 3 ट्राइड। कितने ट्राइड दिए? 3, यानी उस टाइम के 30 एलिमेंट में से सिर्फ 9 ही एलिमेंट ऐसे थे जो इस तरह से अरेंज हो पाए थे। सिर्फ देयर वर 9 एलिमेंट्स, या हम बोलेंगे वो सिर्फ 3 ही ट्राइड दे पाया था, उसके अलावा वो बाकी के एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर। मतलब हो क्या रहा था कि गड़बड़ कई बार ऐसा हो रहा था कि उसके ट्राइड में तो फिक्स हो रहे थे, लेकिन दे वर हैविंग द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। Carbon has 12 mass, nitrogen, oxygen has 16 mass. When you add these two, you will get 28 divided by 2. You will get approximately equal to the mass of the nitrogen. So carbon, nitrogen, oxygen उसके ट्राइड में आ गए, लेकिन कार्बन की entirely different प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी रिसेंबल करते हैं। They are not going to have the same property. Got my point? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या ड्रॉबैक थी? ओनली 9 एलिमेंट्स और 3 ट्राइड्स वर देयर। 9 एलिमेंट को या 3 ट्राइड को ही वो अरेंज कर पाया था इस तरह से कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, या 3 ही ट्राइड दे पाया था, उसके बाद बाकी का नहीं दे पाया था। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद ओनली इसकी ड्रॉबैक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओनली 9 एलिमेंट फिट इनटू हिज ट्राइड्स। 9 एलिमेंट इसके ट्राइड में आए थे। अदर एलिमेंट दैट फिट इनटू हिज ट्राइड्स वर नॉट रिसेंबलिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गॉट इट? अब बताओ मुझे डॉबर आयनाइट्राइड क्या था? बताइए मुझे, कोई मुझे बताएगा? चलो इल्मा बताओ मुझे, व्हाट इज डॉबर आयनाइट्राइड? इल्मा, Yes, sir. टेल मी बेटा, व्हाट इज डॉबर आयनाइट्राइड? क्या होता है? क्या कहा था उसने? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्लाइड्स टू। Sir, उन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और उसमें से जो मिडिल वन था उसका जो एवरेज आ रहा था वो फर्स्ट और लास्ट को करके उसका एवरेज निकल रहा था, जो इक्वल हो रहा था थर्ड, वो मिडिल वन के। थर्ड वाले के बराबर हो रहा था, थर्ड के मास के बराबर, तो मतलब यस सर। थर्ड और फर्स्ट वाले के मीन के बराबर था ना, एवरेज मास Yes. या अरिथमेटिक मीन के बराबर, ठीक है। तो अगर इस तरह से अरेंज कर दिया जाता तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, है ना। तो उसकी ड्रॉबैक क्या थी? सर सिर्फ 9 एलिमेंट्स में फिट हो पाए थे, बाकी जो थे उसमें वो सब जो सेम केमिकल प्रॉपर्टी के नहीं थे। हाँ, तो ही वॉज एबल टू गिव, मतलब उसने क्या बोला था?
अच्छा, अनम्यूट करने की परमिशन? तुम्हारी परमिशन कौन ब्लॉक करता है भाई? मैंने तो कभी तुम्हें अनम्यूट नहीं वो नहीं किया। सर अनम्यूट करने की परमिशन ये कहाँ से मिलती है भाई? तनिष्का जी, ये तनिष्का जी है। वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ बेटा। अनम्यूट है। तनिष्का, you got the permission? Should I call to my backend team? मैंने तो यहाँ से आ गया अनम्यूट। मैं बोलता हूँ। मतलब कुछ बच्चे मतलब अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे, मतलब बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? लेट मी चेक, लेट मी चेक। वेट अ मिनट, एक मिनट में। चलो इतने मुझे बताओ, बाकी बच्चे बताइए मुझे फटाफट से। सही सैयद यूसुफ, आप बताइए कि डोबाराना ट्रेड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और वो क्या कर पाया था? सो ऐसा कैसे, मतलब मुझे तुम्हारी आवाज, मैं एक मिनट बात करता हूँ। यूसुफ आप बोल सकते हो? यूसुफ, ओके मैन, लेट मी कॉल। ओके नेक्स्ट, मैं अभी बोल रहा हूँ, रिसीव हो जाएगा। सर वो तनिष्क तो वो बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि जिस बच्चे को ऐसा हो रहा है तो वो एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले प्लीज। हो सकता है कि वो टेक्निकल इशू हो, ऐसा है, मतलब मेरी तरफ से तो कोई परमिशन की ऐसी वो नहीं है। तो जिसको ऐसा इशू आ रहा है प्लीज डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले। तो अभी चलो मुझे बताओ यूसुफ, मुझे बताइए एक बार, ट्राई कीजिए। यूसुफ, यूसुफ है क्लास में? यूसुफ नहीं है। सैयद अहमद, Yes, sir. Can you टेल hear मी me? व्हाट डोबाराना ट्रेड क्या था? Okay. सर उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए थे हम्म जिसमें फर्स्ट और लास्ट के ना एटॉमिक मास का उन्होंने एवरेज निकाला था। हम्म बीच के सेकंड जो एलिमेंट है हम्म उसका है ना ये, उसका एटॉमिक मास के ना अप्रोक्सीमेट था। यानी कि he took the element in the group of 3 Yeah. such that the mass of the middle element is equal to the or approximately equal to the arithmetic mean of the other 2 elements. Got it? Yes, sir. And if this happens then क्या होगा अगर ऐसा होता है तो then these 3 elements जिसको उसने ट्रायड बोला था are going to have the same chemical properties. Got it? समझ आया बेटा? Yes, sir. ओके चलो आगे चलते हैं। किसी को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं ये नोट्स स्लाइड्स आप भिजवा दूंगा आपको, तो फिर आप उसमें से कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे कि मैं आपको इतनी सारी स्लाइड्स इतना कुछ लिखवा के भेजा है, आपके पास हर एक चीज़ को आपको बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ किसी भी हाल में आप अपनी कॉपी को मेंटेन करें, अपने प्री बोर्ड के लिए मेरी क्लास को मिस ना करें। स्कूल की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में बहुत फर्क है। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। हर एक चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं,
you can match it with your school teachers also. I'm not comparing anyone, all the teachers are good, but यहाँ पर आप स्पेसिफिकली बहुत कम स्टूडेंट्स के ग्रुप में पढ़ते हैं, तो इसलिए आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप मेरे नोट्स को एकदम प्रॉपर कॉपी मेंटेन करें, दैट विल बी गोइंग टू हैव यू। तो आर्ट ऑफ राइटिंग आपकी बढ़ेगी और उसको मेमोराइज करें ढंग के साथ। कुछ ऑडियो नोट्स बना के भेजने की कोशिश करता हूँ मैं, जिसको आप लिसनिंग करेंगे कभी भी सुनते वक्त। आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसको एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि उसी ऑडियो नोट्स का टेस्ट लिया करूंगा मैं। मंडे से ये स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है आप लोग का वैसे टेस्ट लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स अलग दूसरे साइंटिस्ट थे, और न्यूलैंड ने सबसे पहले, न्यूलैंड वो साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने क्या किया। न्यूलैंड वाज द फर्स्ट वन, न्यूलैंड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया। समझ में आया? यानी सारे जिसका कम एलिमेंट, कम एटॉमिक नंबर था, उसको पहले लिया, सॉरी एटॉमिक मास था, सॉरी एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया, तो ही वाज द फर्स्ट वन। समझ आया? तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, जब एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं किस पर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन ये न्यूलैंड थे। न्यूलैंड कैसे, पहले मैं बता दूं, न्यूलैंड जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश यानी मतलब ब्रिटिश, ठीक है, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस वक्त कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे बेटा? उस वक्त हो चुके थे 56 एलिमेंट। इनके टाइम पर कितने थे? डॉबराइन के टाइम पे 31 थे। कितने थे? 31। न्यूटन के टाइम पर कितने हैं? इनके टाइम पे 31, ठीक है, डॉबराइन के टाइम पर। और इनके टाइम पर कितने हैं? अगर मैं बात करूं तो न्यूलैंड के टाइम पर कितने हैं बेटा? न्यूलैंड के टाइम पर है 56, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसके टाइम पर कितने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो व्हेन द एलिमेंट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के बेसिस पर। भाई सबसे कम तुम पहले आ जाओ, उसके बाद जिसका मास होगा उसको दूसरे नंबर पे रखा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग अरेंज कर रहे हैं एटम्स को या एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन एवरी 8 एलिमेंट, यानी हर 8वां एलिमेंट जो होगा वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को रिसेंबल कर रहा था। और ऐसा हुआ भी, वाकई हुआ ऐसा कि हर 8th एलिमेंट अपने पहले वाले की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिसेंबल कर रहा था। लेकिन कब तक, कहां तक? अप टू कैल्शियम, जो लोअर मास एलिमेंट थे। हैवियर मास एलिमेंट में ऐसा नहीं हो पा रहा था। सो व्हाट ही सेड दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि जब हम लोग एटम्स को अरेंज करेंगे, सबसे कम छोटा मास का, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ज्यादा मास, मतलब बड़ा नहीं ज्यादा मास वाला, और फिर हर यहाँ पे 7 तक हो गया। फिर 7th वाले के बाद जो 8th होगा वो फर्स्ट वाले के नीचे आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला और 8th वाला सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करता है। उसने इसको ये भी बोला कि इस तरह की जो एलिमेंट है या इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव हो। उसने इसको कंपैरिजन किया, यानी इसको एक तरह से कंपेयर किया कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि म्यूजिकल ऑक्टेव होती है, और म्यूजिकल ऑक्टेव में हर 8वां नोट जो होता है वो अपने पहले वाले को रिसेंबल करता है। हिंदी में अगर हम लोग उसको बोले तो सा रे गा मा पा दा नी के बाद तो 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सा रे गा मा पा दा नी के बाद फिर से सा आ जाएगा। तो इसी तरह से इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी, और फिर से डो हो जाएगा। तो हर 7th वाला जो होगा वो पहले के नीचे आ जाएगा। जैसे उसने ऐसे अरेंज किया, हाइड्रोजन, लिथियम। अच्छा देखो, उस वक्त नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर बीच में हीलियम नहीं है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आती है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन यहाँ पर हीलियम नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया, क्योंकि उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं होती। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 एलिमेंट हो गए, 7। उसके बाद फिर से 8th एलिमेंट जो होगा वो हाइड्रोजन के नीचे आ गया, फिर लिथियम के नीचे सोडियम, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे नियॉन गायब हो गई, नियॉन थी नहीं उस वक्त। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक 17th एलिमेंट तक इट वाज वर्किंग वेरी फाइन, बहुत बढ़िया से काम करेगी। लेकिन जैसे ही कैल्शियम के बाद अगला एलिमेंट उसने रखा यहाँ पर जिंक, एंड जिंक का तुम्हें पता है जिंक की वैलेंसी होती है Zn+2, और ये एल्यूमिनियम के +3 पे कैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद
जिंक के बाद सॉरी क्रोमियम रखा उसने, क्रोमियम मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग को नहीं पता क्या होते हैं, तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। कैल्शियम तक बिल्कुल सही था। कैल्शियम के बाद जो आगे के एलिमेंट थे दे वर नॉट रिसेम्बलिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया? गॉट इट? तनिष्का अब तुम बोल सकती हो। तनिष्का, तनिष्का अपना माइक अनम्यूट करो बेटा। अरे यार बच्ची नहीं बोल पा रही। चलो आज के लिए पता नहीं कैसा मसला है, क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे नहीं पता। सर कभी हुआ तो नहीं है कि एक बच्चा बोलना चाह रहा है बोल नहीं पा रहा है। आई एम हियर ओनली बट आई कांट स्पीक। से कैसे हो सकता है यार? मुझे लगता है तुम कभी कभी नहीं बोलती ना, तो मुझे लगता है शायद तुम ऐसी जगह पढ़ रही हो जहाँ पे तुम माइक ऑन अनम्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरी तरफ से तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड रिएक्शंस more. तनिष्का बोल रही है लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उसको। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने हेडफोन लगा रखा है कहीं? ऐसे तो नहीं कि तुमने अपना माइक जो है वो ऐसे कनेक्ट कर रखा हो जिसमें सिस्टम का माइक से कुछ ऐसा सिस्टम में माइक में जाके चेक करना, अपना स्पीकर जो माइक आता है उसमें जाके चेक करना कि आपने कौन सा वाला सेलेक्ट कर रखा है। एक बार देखो तुम्हारे एंड से तो नहीं हो रहा। तो खैर हम लोग वापस आते हैं न्यूलैंड के उस पर और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था बेटा, बताओ जरा मुझे। न्यूलैंड ने सबसे पहले अरेंज किया। न्यूलैंड वाज द फर्स्ट वन हु अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। ओके तनिष्का कोई नहीं, इस क्लास के लिए अगर आज रहने देते हैं, अगर नेक्स्ट क्लास में हुआ तो फिर हम लोग आपका इशू को रेज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ओके सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, then every 8 element will resemble the same chemical properties of the first one, like in music octaves। जैसे म्यूजिक ऑक्टेव्स होती हैं उसमें, जैसे सा रे गा मा, या मैं इसको डो रे मी फा सो ला ती, इंग्लिश में ऐसे होता है, तो उसको उसने कंपैरिजन किया। समझ आया? बोलो बोलो, एवरीवन अंडरस्टूड? डू एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझ आया? यस सर। यस सर। एवरीवन ओके। सो बताओ मुझे जी। सर 2 एलिमेंट एक बॉक्स में कैसे आ सकते हैं सर? हाँ उसकी ये ड्रॉबैक थी ना बेटा, ये ड्रॉबैक है उसकी कि मैं यहाँ तक कैल्शियम तक तो सही है, उसके बाद ये ड्रॉबैक है उसकी। ठीक है कि 2 एलिमेंट एक ही बॉक्स में उसने रखे, ये उसकी ड्रॉबैक थी। अभी हम लोग उसके ड्रॉबैक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन सोचने वाली बात है। देखो यहाँ पर उसने आयरन को रखा, सल्फर ऑक्सीजन, ये उसकी ड्रॉबैक हो गई। ड्रॉबैक पर नहीं आ रहा, तो कैल्शियम तक उसका सही से काम कर रहा था, तो कैल्शियम तक परफेक्टली उसने उस वक्त 17 एलिमेंट, डॉबर आयरन ने 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसने 17 एलिमेंट को अरेंज कर दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अप टू कैल्शियम तक। क्योंकि आज जो है कैल्शियम वो 20th एलिमेंट है, लेकिन उस टाइम पे 17th एलिमेंट था, क्योंकि नोबल गैस नहीं थी। 3 नोबल गैस, हीलियम, नियॉन और आर्गन नहीं थी। ओके सो अब आप मुझे बताइए कि न्यूलैंड ने क्या कहा था। बताइए मुझे बेटा, कोई मुझे जवाब देगा क्या न्यूलैंड का? चलो मुझे बताओ रिदा, व्हाट डज न्यूलैंड सेड? बताइए बेटा। सर उन्होंने अरेंज किया था एटॉमिक नंबर्स को, एटॉमिक नंबर की तो बात ही नहीं हो रही, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को। फिर he arranged all the known element of that time on increasing order of their atomic mass and find that every 8 element resemble the chemical properties of the first one। समझ आया? like in the music octave। समझ आया? यस सर। करा इल्मा, everyone understood? सबको समझ आया? यस सर। ओके ओके लेट्स मूव, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी उसकी ड्रॉबैक क्या क्या थी? सबसे पहले तो ड्रॉबैक यह थी कि उसकी अप टू कैल्शियम तक ही वो वैलिड थी। कैल्शियम के बाद आफ्टर कैल्शियम नो 8 एलिमेंट वर रिपीटिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट वन। पहली ड्रॉबैक।
कि वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स, इसको हम लोग लाइटर एलिमेंट तक भी बोलते हैं कि किस, अगर आपसे पूछता है कि हूज टेबल या किसकी टेबल जो थी वो लाइटर एलिमेंट तक के लिए वैलिड थी, तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि दैट वाज वैलिड फॉर न्यूलैंड्स की टेबल थी, क्योंकि लाइटर एलिमेंट तक मानते हैं इसको, उसके बाद आगे हमारे मास बढ़ने लग जाते हैं। तो अप टू कैल्शियम तक वैलिड थी। आफ्टर क्या, ही वाज एबल टू अरेंज द एलिमेंट अप टू कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम नो 8 एलिमेंट वर रिसेंबलिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट। समझ आया? पहली Yes. ड्रॉबैक। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी? दूसरी ड्रॉबैक कि उसने कोबाल्ट और निकिल को उसने किस में रखा? एक ही जगह पर रख दिया। He put the cobalt and nickel at the same place, और वो भी हैलोजन के ग्रुप में। फ्लोरीन क्लोरीन, कितना क्लोरीन हाइड्रोजन गैसेस है, उसने कोबाल्ट और निकिल को यहाँ रख दिया, ये मेटल्स। So they were having entirely different properties. He put the two elements in the same place. Moreover, he put the cobalt and nickel in the group of halogens. क्लोरीन के ग्रुप में रख दिया, नीचे ब्रोमीन है इसके, ठीक है। तो उसने यहाँ रखा, ये गड़बड़ कर दी पहली। यानी उसने दो एलिमेंट्स को एक जगह रखा, एक जगह और रखा उसने, दैट इज यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पर उसने एक और जगह रखा, दैट वाज सीजियम एंड स्ट्रॉन्शियम, सॉरी लैंथेनम एंड लैंथेनम। तो इसने यहाँ भी रखा, लेकिन इतना नहीं, बस इतना लिख देना आपकी, दो एलिमेंट को एक जगह रखा, कोबाल्ट और निकल, जबकि एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जब भी उसने उनको एक साथ रखा। और थर्ड वन वाज बेटा कि उसने और क्या गलती की, और गलती ये की उसने आयरन को विच वर रिसेंबलिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब आयरन क्या, मतलब कैल्शियम के बाद तो कुछ काम ही नहीं करा था, तो कैल्शियम के बाद तो आयरन वाली बात वही आ गई कि आयरन नहीं करेगा क्या, उसके बाद वाला भी नहीं करेगा। तो पहली ड्रॉबैक अप टू कैल्शियम तक वैलिड थी। दूसरी ड्रॉबैक उसने दो एलिमेंट को एक जगह पर रखा। तीसरी ड्रॉबैक कोबाल्ट और निकल जो एक साथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करते हैं, उसने उसको हैलोजन ग्रुप में रखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के उसने बोला कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, जबकि आज 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। और उसने बोला कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद अब कोई एलिमेंट फर्दर डिस्कवर्ड नहीं होगा। ही वाज सो कॉन्फिडेंट दैट ही सेड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन नियर फ्यूचर। तो उसकी ये बात बहुत गलत हुई, और इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट भी डिस्कवर्ड हुए, तो उसकी ये भी ड्रॉबैक थी। उसने बोला कि यही टेबल जो है मेरी अमृत अमर है, मतलब यही, इसी को याद कर लीजिए। गॉट इट? समझ आया? डू एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो न्यूलैंड की पहली बात क्या थी, पहले पूछो, बताओ। न्यूलैंड का सबसे पहला, हु वाज द व्हिच साइंटिस्ट अरेंज्ड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर? हु वाज द फर्स्ट वन? बोलो, डोबराइनर की न्यूलैंड? न्यूलैंड। Rainer. डोबराइनर नहीं था बेटा, डोबराइनर ने ग्रुप लिए थे 3 के, और उसको अरेंज किया था, उन ग्रुप में अरेंज किया था, लेकिन इसने सारे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया। तो he was the first one to arrange the element on the basis of their atomic number, sorry atomic mass, I'm saying atomic number, atomic mass। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. किस साइंटिस्ट की टेबल जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड थी? न्यूलैंड। Newland. Newland, sir. अच्छा, अगर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, अगर हम लोग इसमें नोबल गैस को ऐड कर देते हैं, तो क्या हर 8वां एलिमेंट अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी को रिसेंबल करेगा? नहीं। अगर मैं रख देता हूं यहाँ पे, सपोज कीजिए कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, बेटा ध्यान समझिएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, सेकेंड हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हो गए 7। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके बाद सोडियम, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, नो 8 एलिमेंट विल बी रिसेंबलिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट वन। तो बस इस, अगर नोबल गैस को इसमें डाल दो तो फिर सब कुछ गड़बड़, फिर तो इतना भी काम नहीं करेगा। अब तो कैल्शियम तक काम भी कर रहा है, कैल्शियम तक भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ही सेड दैट ओनली 56 एलिमेंट, उसने बोला कि 56 एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, एंड नो एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, बट लेटर सो मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ये ड्रॉबैक हो गई। दूसरी, ही पुट कोबाल्ट एंड निकल इन द हैलोजन ग्रुप, कोबाल्ट और निकल को हैलोजन ग्रुप में रख दिया, व्हिच वर हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। In order to put the element, fit the element in his table, he put 2 elements in the same position. उसने 2 एलिमेंट को सेम पोजीशन पर रखा। तो ये पता चलेगा क्या ये गड़बड़ हुई बेटा? बोलिए, सबको समझ आया न्यूलैंड का मसला? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं आगे।
अब हमारे पास बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट जिनका नाम था इसके बाद लॉथर मेयर भी थे एक करने के लिए, लेकिन लॉथर मेयर हमारे उसमें नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसको, सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ रहे हैं। लॉथर मेयर भी थे एक जिन्होंने अलग तरह से ग्राफ्स के बेसिस पर अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी भी काफी वो थी। तो दैट्स विल गोइंग टू स्टडी इन दी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। वापस आते हैं मेंडलीव में। मेंडलीव ने 1969 में जो टेबल दी थी ना, वो मतलब एक तरह से रिमार्केबल केमिस्ट्री के अंदर एक जबरदस्त हम बोलेंगे कि अचीवमेंट थी। मेंडलीव के बारे में अगर हम लोग थोड़ा जाने तो मेंडलीव जो थे वो बॉर्न हुए थे साइबेरिया रशिया में। रशिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट थे और वो पढ़ते थे एक यूनिवर्सिटी में एज अ केमिस्ट्री टीचर थे, ठीक है। अब उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की। ही वाज टारगेटिंग, किस पे टारगेट कर रहे थे वो, एटॉमिक मास के करेक्शन पर पढ़ रहे थे। मतलब ही वो उनका जो सब्जेक्ट था या जिस पे भी वो काम कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाते भी हैं टीचर भी और साथ में कुछ काम भी कर रहे होते, पीएचडी वगैरह या कुछ अपनी हायर स्टडीज। तो ही वाज वर्किंग ऑन दी एटॉमिक मासेस की कैलकुलेशंस पर वो काम कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने उस टाइम पर जितने भी नोन एलिमेंट थे सबको अरेंज किया एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंटली समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडलीव। अच्छा, मेंडलीव की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ मेंडलीव के बारे में, तो मेंडलीव के पापा का जो थे मतलब दे वर नो ही वाज नॉट हैविंग हिज फादर, मतलब डेथ हो गई थी या जो भी कुछ मसला था। तो उनकी मम्मा ने उनको 800 किलोमीटर घर से घोड़े पे ले जाकर के लेके गई पढ़ाने के लिए, और फिर वहां पे भी उनका एडमिशन नहीं हुआ तो फिर 400 किलोमीटर दूर और लेके गई। मतलब हर मदर प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज स्टडीज ड्यूरिंग दैट टाइम 1869। 800 किलोमीटर घोड़े पे लेके जाना फॉर द हायर एजुकेशन मेंडलीव के लिए। सो मेंडलीव ने एक बहुत बड़ा रिमार्केबल टेबल दी। उन्होंने सबसे पहले तो एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के बेसिस पर। दूसरा उन्होंने एक और क्राइटेरिया लिया, मतलब खाली एटॉमिक बेस को ही नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, what he did is he took the formula of the element that he is forming with the oxygen and the hydrogen। दो क्राइटेरिया रखे, एक तो उन्होंने अरेंज किया सारे एलिमेंट को एटॉमिक बेसिस मासेस के बेसिस पर। दूसरा उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि बताइए ये फॉर्मूला, ये जो एलिमेंट है ये किस तरह का फॉर्मूला बनाता है ऑक्सीजन के एंड हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, सो दे कैन इवन रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स। समझ आया? You got my point? समझ आया? Yes, sir. तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास के बेसिस पर, और दूसरा उन्होंने क्या लिया था, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट विद देयर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो किस तरह का बनाएगा, Na2O फॉर्मूला बनाएगा। तो उन्होंने ऐसे एलिमेंट जो A2O टाइप का बनाते हैं, और यही अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाएगा तो सोडियम कैसे बनाएगा, NaH की फॉर्म में बनाएगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला ये हुआ। तो उन्होंने ऐसे ग्रुप में रखा कि भाई जो ऑक्सीजन के साथ A2O बनाता हो और हाइड्रोजन के साथ AH बनाता हो, ये सब एक ग्रुप में आएंगे। तो उन्होंने इस तरह से ग्रुप बनाए थे 1 2 3, और इन ग्रुप के भी सब ग्रुप थे, इन ग्रुप में भी सब ग्रुप थे। अब क्या थे, चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे था। मान लेते हैं कि हम लोग ये उन्होंने बनाया कि ये फर्स्ट ग्रुप है, उसके बाद ये सेकंड ग्रुप है, थर्ड फोर्थ, इस तरह से ग्रुप बनाए। और फर्स्ट ग्रुप में भी सब ग्रुप बनाए उन्होंने 1 IA IB, या फर्स्ट ए फर्स्ट बी। समझ आया? अब तुम्हें पता है कि देखो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन का तो खैर प्लेस था ही नहीं इसमें, हाइड्रोजन को तो उन्होंने एक तरह से रख दिया है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन का तो पोजीशन पता ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन तो एनोनिमस बिहेवियर शो करता है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, हैलोजन ग्रुप की भी और अल्कली मेटल्स की भी। वो हम लोग समझ जाएंगे क्या होता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ये उन्होंने ग्रुप लिया कि भाई जो एलिमेंट हाइड्राइड के साथ AH की फॉर्म बनाते हैं, यानी कि जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, या जो A2O की फॉर्म बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो एक ग्रुप में आएंगे। जैसे सोडियम जो होगा वो Na2O की फॉर्म में आएगा,
और इसकी हाइड्राइड होगी NaH की फॉर्म में, या पोटेशियम जो होगा वो K2O ऑक्साइड बनाएगा और इसकी हाइड्राइड के साथ होगी KH, या लिथियम जो होगा वो LiH बनाएगा और इसके साथ इसकी LiO2 होगी ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे एलिमेंट जो 2 के साथ बनाए, ठीक है, उन्होंने उसको रखा यहाँ पर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट जो थे वो इस तरह की ऑक्साइड बना रहे थे। अब आपने देखा होगा सिल्वर की भी वैलेंसी, एक्चुअली ये क्या हो रही है, एक्चुअली में प्रिडिक्ट कर लीजिए कि इनकी सबकी वैलेंसी 1 है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, ऑक्सीजन। लेकिन आपको पढ़ाया था मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में कि कॉपर आल्सो हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, Cu1 एंड Cu2 पॉजिटिव। सिल्वर आल्सो हैज द +1 वैलेंसीज, ठीक है। गोल्ड, ये इनकी भी +1 वैलेंसीज होती हैं समटाइम्स, ठीक है। तो ये भी तो एक तरह से अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो Ag2O बनाएगा, ठीक है, तो ये भी इसी ग्रुप में आने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से तुम्हारा कॉपर है तो कॉपर भी Cu2O बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी इसी ग्रुप में आना चाहिए। लेकिन कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बट जबकि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो हवा में आते के साथ ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पानी में डालोगे तो सोडियम फटाफट से रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि वो हाइड्रोजन गैस जो जलेगी वो जल जाएगी। तो इस कंडीशन में बेटा, इस कंडीशन में कॉपर, सिल्वर, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कॉपर, सीजियम, ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मूला है वो सेम है। इसी तरह से कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। देखो कॉपर की, सिल्वर, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेकिन ऑक्साइड के साथ तो सेम फॉर्मूला बनाते हैं। कॉपर ऑक्साइड Cu2 बनाएगा, Ag जो है वो Ag2O बनाएगा, तो दे आर फॉर्मिंग द सेम फॉर्मूला। तो they should be placed in this group but not in this, along with this, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप बनाए। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड ग्रुप में उन्होंने रखा कि जो एलिमेंट H2 और AO की फॉर्म में बनाएंगे उनको हम लोग एक कैटेगरी में लेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूं यहां पर कि A2 और H2 कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, A2 जिनकी 2 वैलेंसी होगी वो AH2 की फॉर्म में बनाएंगे, AH2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो ये जो होगा AO की फॉर्म में ऑक्साइड और AO2 की फॉर्म में, सॉरी AO की फॉर्म में ऑक्साइड और AH2 की फॉर्म में हाइड्राइड बनाएंगे। इनको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, एक ग्रुप में। तो हमने देखा कि बेरिलियम भी BeO बनाता है, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम के बाद अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम भी MgO बनाता है, कैल्शियम भी CaO बनाता है, स्ट्रोंशियम भी ये बनाता है, बेरिलियम भी, सॉरी बेरियम भी ये बनाता है, BaO। और इनकी हाइड्राइड्स देखेंगे तो MgH2 बनता है, ठीक है, CaH2 बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये भी एक तरह से हाइड्राइड के लिए ये फॉर्मूला ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिंक भी ZnO बनाता है, कैडमियम भी Ca2 बनाता है, मरकरी भी HgO बनाता है। तो जिंक ऑक्साइड ZnO, कैडमियम ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड, ये भी तो ऑक्साइड है, जिनकी यानी इनकी भी +2 वैलेंसीज होती है। लेकिन इन वालों की +2 वैलेंसीज में और इन वाले की +2 वैलेंसीज में फर्क है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अलग से इनका सब ग्रुप बनाया। ये उन्होंने देखा कि ये सब सेम है और ये सब सेम है, लेकिन इनका फॉर्मूला सेम है, किसके साथ, ग्रुप के, किसके साथ, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड के साथ। तो उन्होंने इनको एक ग्रुप में रखा। समझ आया? मेरी बात समझ आई? हाँ या ना बोलो? जी सर। Once again, what was his criteria? न्यूलैंड ने जो किया था, उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज कर दिया कि भाई एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया, उसके बाद जो हर 8वां एलिमेंट होगा उसको उन्होंने सिंपल रिपीट करा था, प्रॉपर्टीज को नीचे रखा, तो कैल्शियम तक काम की टेबल। लेकिन मेंडलीव ने क्या और किया, मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस, सॉरी एटॉमिक मास के बेसिस पे तो अरेंज किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड को भी बेसिस पे रखा, मतलब इंपॉर्टेंटली उसको देखा। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट बेटा? कि यस सर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को तो हटा दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, these are so reactive that when even if you put them into water they will react with the calcium। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम को मैंने वाटर में डाला तो क्या बना देगा,
एकदम से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ये जल जाएगी, क्योंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इतनी फास्ट है, इतनी ज्यादा हीट लिबरेट आउट होती है कि द स्पॉन्टेनियसली द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इट कैचेस फायर। बट डू यू इमेजिन दैट कॉपर व्हेन एडेड टू वाटर, ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, लेस रिएक्टिव होता है। या सिल्वर को पानी में डालोगे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन इनका फॉर्मूला सेम है। लिथियम ऑक्साइड Li2O बनाता है और कॉपर भी Cu2O बनाता है। तो उन्होंने एक ग्रुप में रखा तो है इनको, लेकिन सब इनको क्या कर दिया, सब में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। गॉट माय पॉइंट? समझ आया बेटा? यस सर। ओके, सो ही पुट द टू एलिमेंट। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इनको भी किस में रखा, किस में रखा बेटा, एक ग्रुप में रखा, लेकिन और कैडमियम, मरकरी को अलग ग्रुप में रखा, लेकिन ग्रुप एक ही है, लेकिन उसमें सब ग्रुप डिवाइड कर दिया, यानी फर्स्ट सेकंड ग्रुप का सेकंड पार्ट। क्यों रखा? क्योंकि ये एलिमेंट की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी, तो इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो he choose the two criteria. One is he arranged all the known element in increasing order of their atomic mass, and secondly he arranged the element on the basis of the formula of that element with the oxygen, oxide and hydride. समझ आया क्या क्राइटेरिया यूज किया उसने? समझ आया बेटा? Yes, sir. यस। ओके, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो, तो अभी हम लोग मेंडलीव की टेबल को अगर थोड़ा देखें ध्यान से, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप है, इसमें सब ग्रुप डिवाइड नहीं कर रखा, लेकिन कॉपर को थोड़ा साइड करके लिखा हुआ है, इसके नीचे नहीं है डायरेक्ट। कॉपर एक सी प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इफ आई टेक द रेड कलर टू इंडिकेट कॉपर, सिल्वर एंड ओ, ये अलग से है साइड में, और ये सब फर्स्ट वाला है एक से। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एक ग्रुप में है, और ये हमारे ये अलग ग्रुप, मतलब सब ग्रुप में, तो थोड़ा सा साइड कर दिया उसने। समझ आया? गॉट इट? तो क्या क्राइटेरिया चूज किया था उसके बारे में अगर हम लोग लिखें, तो मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एंड दूसरा उसने क्या लिया था, फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट विद देयर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। गॉट इट? तो मेंडलीव लॉ क्या था? मेंडलीव लॉ क्या था? मेंडलीव ने क्या लॉ दिया? मेंडलीव ने एक लॉ दिया बेटा। इसको बनाने के बाद उसने देखा कि जो एटॉमिक मास होता है वही पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, एलिमेंट का, या पीरियोडिक फंक्शन, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने ये बोला, क्या बोला उन्होंने, द फिजिकल, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एक एलिमेंट की, और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एक एलिमेंट की, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन है, रेगुलर रिपीटेशन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन मींस द रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, यानी चीजों का आप आना, जैसे आप बढ़ते हुए जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से एलिमेंट जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करने लग जाता है। तो यही बस थोड़ी सी गड़बड़ थी एटॉमिक मास, बाकी तो सब कुछ उन्होंने, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये एटॉमिक नंबर है और मेंडलीव के में ये एटॉमिक मास है। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंडलीव का लॉ क्या था बोलो जरा, मेंडलीव का लॉ क्या था? द फिजिकल, मेरे साथ बोलो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, क्या था लॉ? The properties of an element is the periodic function of their atomic mass, यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उनका जो रिपीटेशन है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर एटॉमिक मास के ऊपर मतलब रिपीट करता है। गॉट इट? समझ आया? व्हाट वाज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? इसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, then the element with same chemical properties repeats after a regular interval। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। इसका लॉ का मतलब क्या हुआ? इसका लॉ का मतलब ये भी है, और मैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो शॉर्ट में हो गया, इसको तुम और में ऐसे भी लिख सकते हो कि when elements are arranged in order of increasing atomic mass, then the elements with same
properties repeat after regular intervals. समझ आया बेटा? बोलिए कि समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ये किसने बोला? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ आया? क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, या पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही होता है कि जब आप किसी भी चीज को अरेंज करते हो तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करने लग जाती हैं, मतलब बार बार रिपीट होती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब सेम एलिमेंट आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज पहले वालों की जगह मिलती होंगी। गॉट इट? गॉट इट बच्चा? समझ आया? एवरीवन sir. अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? बोलिए बोलिए, समझ आया? ओके सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, थोड़ा लेट हो गया था, कोई नहीं, अगली क्लास में सर सर मेंडलिव्स के टाइम पे सर जैसे न्यू बोलो। मेंडलीव के टाइम पे सर मेंडलिव्स के टाइम पे जो न्यूलैंड के एलिमेंट्स थे 56, तो सर उनके टाइम पे भी मेंडलिव्स के टाइम पे भी 56 थे। 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग मेंडलीव टाइम। 63 एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे उस टाइम पे, 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। समझ आया? सर तो न्यूलैंड्स को नहीं पता था कि न्यू एलिमेंट्स बनेंगे? हाँ उसने नहीं बोला था ना, मेंडलीव तो बहुत बाद में है ना, न्यूलैंड के बहुत बाद में है। न्यूलैंड और मेंडलीव टेबल में बहुत फर्क है। न्यूलैंड ने जो अपनी टेबल दी थी वो 1866 में दी थी, और मेंडलीव ने जो अपनी मतलब टेबल दी थी उसमें कुछ टाइम के बाद दी थी। और इसके जो मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि 1800 समथिंग में दी थी, लेकिन थोड़ा टाइम बाद आई थी। या उस वक्त ना कम्युनिकेशन भी इतना वो नहीं था, अगर मेंडलीव ने पहले दे भी दी होगी तो उस वक्त कम्युनिकेशन इतना नहीं था कि रशिया और ब्रिटेन में बहुत दूरी है। अब तो हम लोग एकदम इंस्टेंटली बात कर लेते, तब तो बहुत साल लग जाया करते थे, लोग को पता ही नहीं होता था कि किसने क्या रिसर्च की है। तो दैट्स टेक टाइम, बट समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हो सकता है कि 63 एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर्ड हो भी गए हों या बाद में, लेकिन मेंडलीव क्योंकि एटॉमिक मास पे काम कर रहे थे, रशिया एकदम डिफरेंट जगह है, वहां से इतना मतलब ब्रिटेन में बहुत दूरी थी, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। तो मेंडलीव ने 18 समथिंग में भी मेंडलीव ने दी थी, लेकिन 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड इन दैट टाइम। गॉट माय पॉइंट? ये सर जैसे 56 उनके पास एलिमेंट्स थे सर, उनके फिर नए नए जो एलिमेंट्स 56 से 57 58 सब आए, तो सर डो रे मी फासोलाती जो थे सर उसी में फिर ऐड होते गए? नहीं, उनकी टेबल तो काम ही नहीं करी थी कैल्शियम के बाद, तो वो तो वहीं तक उसकी टेबल थी, लेकिन उसकी टेबल में तो बहुत कुछ गड़बड़ थी। मतलब उनकी टेबल तो कहाँ तक काम कर रही थी, मतलब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो डिस्कवर्ड। मेंडलीव के टाइम पे देखो कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। मेंडलीव के टाइम पे तो कैल्शियम, क्लोरीन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये कॉपर, निकोजन, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो जैसे मोबिडियम है, रूबिडियम है, प्लेडियम है, ये तो डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे उस वक्त। तो यार डिस्कवर्ड भी हुए थे तो मतलब ही वॉज नॉट एबल टू अरेंज दैम, तो वो यानी बाद सर में, मतलब ऐड नहीं हुए थे? हाँ उसमें ऐड नहीं हुआ, उसमें तो वो तो रिजेक्ट कर दी गई ना, मेंडलीव की आ गई अब, तो उसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। अभी मेंडलीव के टाइम पे देखो नॉर्मल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए अभी भी, देखो इसमें कहीं पे हाइड्रोजन के बाद हीलियम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अनडिस्टर्बली अगर हम लोग रखना चाहे तो रख सकते हैं, बिना डिस्टर्ब किए एक सेपरेट ग्रुप बना करके आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो मेंडलीव की टेबल में जगह है ऐड करने में, लेकिन उसकी टेबल में जगह नहीं थी। उसकी टेबल में तो जरा सा कुछ एलिमेंट डिस्टर्ब करोगे तो पूरा 8 कार्ड सब कुछ सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। समझ आया? यस सर। इसकी ड्रॉबैक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक थी और क्या क्या अचीवमेंट थी, लेकिन तुमने इतना पढ़ा, इसको समझ में आया? सबकी समझ आया? बोलो आया कि नहीं आया, बोलो। यस Yes, सर। sir. डू एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या ड्रॉबैक थी और क्या क्या अचीवमेंट थी। बहुत फायदा था इससे, अचीवमेंट थी, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि नई पीरियोडिक टेबल जो है वो इसी के ब्लूप्रिंट पे बनी है, यानी यही एक तरीका है अरेंज करने का एलिमेंट्स को, इसी का ब्लूप्रिंट है नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। So that we're going to study in the next class. So that's all for today. We'll meet you in the next one. Thank you so much for joining this class. We'll meet you in the next one. Dear students.